और दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचिंग लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज जो यूपी टेट और सी टेट का कंबाइंड प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा चलाया जा रहा है दोस्तों, आज उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेके आया हूं, जो कि आपके यूपी टेट और सी टेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हिंदी का है। हिंदी से दोस्तों आपके परीक्षा में लगभग 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपका सी टेट हो चाहे आपका यूपी टेट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। करा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्वर कहते हैं, सर्वनाम, संज्ञा या उपसर्ग। दोस्तों ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या उसके उच्चारण में किसी और अन्य व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ड कहलाते हैं। और देखिए ऑप्शन भी देख लेते हैं दोस्तों। सर्वनाम क्या होता है? ऐसे वर्ड जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराए, वही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। और उपसर्ग दोस्तों क्या होते हैं? उपसर्ग जो किसी शब्द के शुरू में या आदि में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दें वो उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्गों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 22 होती है। और संज्ञा कितने होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि राम आम खाता है, इसमें कौन सा वाच्य का कौन सा रूप है? राम आम खाता है, इसमें वाच्य का कौन सा रूप है? दोस्तों आप सभी को पता है कि वाच्य जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका कर्तवाच्य होता है, दूसरा आपका कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। कर्तवाच्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात कर्ता के द्वारा ही सब कुछ कार्य किया जा रहा हो, वो क्या कहलाता है? कर्तवाच्य कहलाता है। जैसे इसमें राम आम खाता है तो प्रश्न किया जा रहा है कि प्रश्न करके देख सकते हैं कि कौन आम खा रहा है। यहाँ पे राम आम खा रहा है तो यहाँ पे राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो यहाँ पे कौन सा वाच्य होगा दोस्तों? कर्तवाच्य होगा। अगर किसी भी वाक्य में अगर कर्म की प्रधानता हो, जैसे पुस्तक लिखी जा रही है या लेख लिखा जा रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य होगा। अगर किसी भी वाक्य में भाव की प्रधानता हो, जैसे लिख दिया गया हो यहाँ पे मुझसे उठा नहीं जा रहा है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है या मुझसे चला नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे भाववाच्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं? 30, 40, 45 या 52? तो हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? 52 वर्ण लिपियां। कितनी दोस्तों? 52 हैं। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि भाषा शिक्षण के प्रत्यक्ष विधि में, भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसमें क्या होना चाहिए? मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, या अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती है, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। जी हाँ बिल्कुल सही दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि होती है वो क्या होती है? भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। दोस्तों यहाँ पे अलगाव का बोध है, जहाँ पे अलगाव का बोध हो तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? वहाँ पे आपका अपादान कारक होता है। ठीक है, तो जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, छत से लड़का गिरा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अपादान का, वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो कारक दोस्तों कितने होते हैं? आप सबको पता होना चाहिए। कारकों की संख्या मुख्यतः कितनी होती है? 8 होती है। अगर संस्कृत में आपसे कारक कभी पूछ लेता है तो संस्कृत में कारकों की संख्या अच्छा होती है। अधिकरण कारक क्या होता है दोस्तों? अधिकरण कारक जहाँ पे दोस्तों कोई वस्तु किसी के ऊपर हो या में हो, वहाँ पे क्या, जैसे में और पर, जैसे यहाँ पे कोई वाक्य लिखा हो वहाँ पे में या पर आ जाए, जैसे चिड़िया घोंसले में रहती है या बच्चा छत पर खेल रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक होगा। और संप्रदान कारक दोस्तों,
संप्रदान कारक वो होता है जहाँ पे किसी को कोई वस्तु दान में दी जाए या उससे वापस न ली जाए, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है आपका संप्रदान कारक होता है। और संबंध कारक जहाँ दोस्तों संबंध स्थापित किया है, संबंध का बोध हो, वहाँ पे संबंध कारक होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि चौमस्की के अनुसार के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। चौमस्की के किसके कारण बच्चे जो होते हैं भाषा सीखते हैं? भाषाई समाज के कारण, भाषा अर्जन क्षमता या भाषा आकलन क्षमता या व्याकरणिक नियमों को जानकारी से ही। चौमस्की के अनुसार जो बच्चे होते हैं भाषा कैसे सीखते हैं? भाषा अर्जन के क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, क्योंकि बच्चों में जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात ही होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो भाषा आकलन करते समय किसका ध्यान रखना चाहिए? उनकी क्षमताओं और उनकी सीमाओं को। उनकी क्षमता मतलब कि वो कितना किस तरीके से सीख रहे हैं या उनकी सीमा क्या है, वो किस स्तर तक जाके सीख सकते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कि बहुत कष्ट होना अर्थ के लिए निकटतम मुहावरा है। छाती फटना, छाती पीटना, छाती पर धर के ले जाना, छाती पर मूंग दलना। बहुत कष्ट होना मतलब ये होता है दोस्तों छाती फटना। बहुत ज़्यादा कष्ट होने मुहावरा जो दिया गया इसका अर्थ ये होगा कि छाती फटना, और छाती पर मूंग दलना बहुत ज़्यादा परेशान कर देना का अर्थ होता है छाती पे मूंग दलना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद जो हो प्रधान होने के साथ साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण या विशेष का संबंध भी होता है, उन्हें क्या कहता है? कौन सा समास होता है? वहाँ पे आपका कर्मधारय समास होता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि समास की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और साथ में साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेष तथा विशेषण का भी संबंध हो, उसे क्या कहा जाता है? वहाँ पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। और यदि दोनों पदों की प्रधानता हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो, तो वहाँ पे दोस्तों क्या हो जाता है? वहाँ पे आपका द्वंद्व समास होता है। और तत्पुरुष समास अगर विखंडन करने पे दोस्तों उनके बीच में कोई कारक चिन्ह आ जाए या कारक शब्द आ जाए, जैसे राजा का घर, राजगृह में राजा का गृह, मतलब वहाँ पे का भी या का आ गया तो एक कारक होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा। और बहुब्रीहि समास जिसमें न तो प्रथम पद की प्रधानता हो, न तो उत्तर पद की प्रधानता हो, किसी अन्य पद की प्रधानता हो जाए, वहाँ पे क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कन्यादान में कौन सा समास है? समास पूछ लिया दोस्तों। यहाँ पे समास का अर्थ होता है दोस्तों संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कन्यादान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास? तो दोस्तों कन्या में दान, अगर इसका हम विखंडन करते हैं तो यहाँ पे आता है कन्या का दान। किसका? कन्या का दान। तो दोस्तों जहाँ पे आपको कहीं भी कोई कारक शब्द दिख जाए, जैसे का, के, की, में, पर, ए, से, सब वहाँ पे क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, कन्या का दान। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बाल विकास के हैं, क्योंकि बाल विकास से भी आपके पेपर में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं 1-1 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है?
संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में, वह कौन सी अवस्था होती है जिसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन या तीव्र गति से परिवर्तन होता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था या शैशवावस्था? तो बता दें दोस्तों आपको, संवेगात्मक विकास के किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किशोरावस्था में सबसे तीव्र गति से परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा कि एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है तो वह बालक कैसा होगा? पिछड़ा बालक, तीव्र बुद्धि वाला बालक, सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि? तो एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि कितना है? 85 है, वो बालक कैसा होगा? मंद बुद्धि। दोस्तों बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला दोस्तों आपको बता देते हैं। यहाँ पे क्या होता है? बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आय बटे वास्तविक आय, मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100 होता है। अगर कहीं पे आपको दिख जाए, अगर पूछ ले कि यहाँ पे मानसिक आय दिया रहे और वास्तविक आय दिया रहे, तो पूछ ले आपसे कि आप बुद्धि लब्धि को फाइंड करिए, तो आप आसानी से इस फार्मूले की सहायता से आप उसको निकाल सकते हैं। क्या होता है? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100 होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कहा कि आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित में से क्या उपाय करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपके सीटेट की दृष्टि से। कहा कि आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप एक समस्या के समाधान के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे? छात्र को रोज पीटेंगे दोस्तों, आप जहाँ पे दंड देने की बात आ जाए या अनुशासन की बात आए, वो ऑप्शन आप तुरंत गलत काट दीजिए, क्योंकि बच्चे को जो शिक्षा देनी है, बच्चे को इसमें प्रमुखता देनी है। बाल विकास का मतलब ये होता है बच्चे का विकास किस तरीके से हो सके, बच्चे को प्रमुखता देना है। ठीक है, कोई चीज़ उससे करवाना है तो उसको प्रोत्साहन देना है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि डांटना पीटना बिल्कुल गलत बात है, ना तो पीटेंगे दोस्तों ना तो उससे अनुशासन में रखेंगे। चलिए सेकंड देख लेते हैं, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसे सही दिशा में मार्गदर्शक देंगे। दोस्तों बिल्कुल सही, और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे क्या है कि उसके वंशानुक्रम मतलब उसका वंश कैसा है, मतलब जहाँ से बच्चा आया है और किस वातावरण से आया, पूरी जानकारी पहले प्राप्त करेंगे, फिर उसको सही दिशा में मार्गदर्शक देने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि इरफान खिलौना तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासा स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा की सही दिशा में संचालित करेंगे। इरफान को खिलौना से कभी भी नहीं खेलने देंगे, उसे समझाएंगे कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है कि इरफान जो है हमेशा क्या करता है, खिलौने को तोड़ता है, उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग करता है। इसका मतलब ये है कि वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा जिज्ञासु स्वभाव का है, उसमें जिज्ञासा है हर एक चीज़ को जानने की, और उत्सुकता बनी रहती है कि हर एक चीज़ को कैसे हम जान लें। इसी कारण वो क्या करता है कि खिलौने को तोड़ता है और उसके एक पुर्जे को अलग अलग करके उसको देखने की कोशिश करता है। तो हमारा एक कर्तव्य होगा, हम क्या करें शिक्षक के तौर पर, हम उसकी जिज्ञासा स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, देखिएगा कह रहा है कि खिलौना की आयु कहा जाता है, खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या ये सभी को? तो खिलौने की अवस्था किस आयु को कहते हैं दोस्तों? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। और शर्म की अवस्था किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को शर्म की अवस्था कहते हैं। और संघर्ष तथा तूफान की अवस्था किसे कहते हैं? किशोरा अवस्था को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि अच्छी शिक्षा देने के लिए जरूरी है नवीन शिक्षण विधियां, समुचित कुर्सियों का होना, ब्लैक बोर्ड आकर्षक होना, विद्यालय में दोस्तों देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा गया है यहाँ पे। कह रहा है कि विद्यालय में चपरासी होना, विद्यालय में चपरासी होने से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी? नहीं। अब ब्लैक बोर्ड आकर्षक होने से क्या शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाएगी? ये भी गलत है, क्योंकि सिर्फ ब्लैक बोर्ड आकर्षक होने से कुछ नहीं होता दोस्तों, उस पर लिखावट अच्छी होनी चाहिए और वो लिखावट स्पष्ट होनी चाहिए ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आए। समुचित कुर्सियों की व्यवस्था करने से ही अच्छे बच्चे जो है पढ़ाई जमीन पर या फर्श पर भी बैठ के कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा क्या होगा? नवीन शिक्षण विधियों का, नई नई शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए और अलग अलग ढंग से बच्चों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए कि किस तरीके से जो बच्चा है वो आसानी से उस चीज को सीख सके। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि
समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य होता है दोस्तों कि सभी बच्चों का बिना किसी भेदभाव को स्वागत करना, चाहे वो सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि सामान्य बालक को हेतु भी होती है और विशिष्ट, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, दोनों प्रकार के लिए सही है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ क्या होता है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तर श्रृंखला, परिवर्तनों की उत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। अभिप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप, दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। एनसीएफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की जो भूमिका होती है दोस्तों वो क्या होती है। ठीक है, अनुमोदक के रूप में, सुविधादाता के रूप में, आधिकारिक या तानाशाह के रूप में। तो एनसीएफ कहता है कि जो शिक्षक होता है उसकी भूमिका कैसी होती है, एक सुविधादाता के रूप में। बच्चों को सुविधादाता मतलब हर चीज़ को किस तरीके से कोई बच्चा आसानी से समझ सके उस तरीकों को उपलब्ध कराना आसानी से, या कोई कर सकते हैं कि किसी भी सरल से सरल तरीकों को उपलब्ध कराना, इसलिए कर सकते हैं कि शिक्षक जो होता है उसकी भूमिका कैसी होती है, सुविधादाता के रूप में होती है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कह रहे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, वह जो एनसीएफ है दोस्तों, उसके अंतर्गत, निर्देश के अंतर्गत क्या आता है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ज्ञान जो है उसको सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं कर देना चाहिए, उसको स्कूल के बाहर से भी जोड़ना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, पढ़ाई को प्रत्यक्ष होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, न कि रटन प्रणाली से मुक्त करना भी उसका ही उपदेश है। परीक्षा को अपेक्षाकृत कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते दोस्तों, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों जो कि किसके हैं, पर्यावरण अध्ययन के, क्योंकि आपके एग्जाम में ईवीएस से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और उनकी भी संख्या कितनी होती है, 30 होती है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, चाहे आपका यूपी टेट हो चाहे सीटेट एग्जाम हो। इस क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि पानी में पारा विषाक्तता का कारण क्या। पानी जो होता है वो पारा विषाक्त हो जाता है, इसका कारण क्या होता है कि एक रोग जिस पर चमड़ा फट जाता है, मिनी माता रोग या इटाई रोग या पाजी रोग। तो पारा विषाक्तता के कारण दोस्तों मिनी माता रोग होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि रक्त के मुख्य कार्य क्या होता है। रक्त जो होता है दोस्तों, जिसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, और उसका मुख्य कार्य क्या होता है। रक्त का कलर रेड क्यों होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण जो आपका रक्त होता है उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। कुछ ऐसे जंतु जीव होते हैं जिसका रक्त जो होता है वो क्या होता है, सफ़ेद होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। जैसे तिलचट्टा होता है दोस्तों, उसका रक्त जो होता है वो लाल नहीं होता है। ठीक है, तो रक्त के मुख्य कार्य क्या होते हैं, परिवहन करना, सुरक्षा करना, विनिमयन, उपरोक्त सभी। तो सभी कार्य जो हैं किसके होते हैं, रक्त के। चाहे परिवहन करने का काम हो, चाहे सुरक्षा हो, या ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का कार्य हो, चाहे सुरक्षा करनी हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि रेटिनॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके जो हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, इसलिए हमको कुछ फलों या कुछ सब्जियों के माध्यम से इनको लेना पड़ता है। ठीक है, तो विटामिन का वैज्ञानिक नाम, किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी होती है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, रतौंधी होती है। ठीक है, और सबसे विटामिन ए का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है क्या होता है, गाजर होता है। गाजर में विटामिन ए जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन डी जो होता है दोस्तों सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी जो होता है वो खट्टे पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैर ज्वलनशील यौगिक का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। किसमें उपयोग किया जाता है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक एक गैर ज्वलनशील यौगिक है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? इत्र में, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका उपयोग उपरोक्त सभी में किया जाता है, चाहे इत्र हो, चाहे रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर, 14 सितंबर, 5 जून या 25 जनवरी। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगर कोई पूछ लेता है दोस्तों 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 13 फरवरी को रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़े से ऑक्सीजन को, फेफड़े से क्या करते हैं दोस्तों, फेफड़े से रक्त कोशिकाएं जो होती है फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती हैं। बिल्कुल सही बात है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक का अभाव होता है। उपरोक्त सभी दोस्तों जो भी कथन ऊपर दिया गया है सभी कथन लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितने ऊंचाई पर? ओजोन परत जो है दोस्तों, ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? ओजोन परत जो है समताप मंडल पे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल पे पाई जाती है। समताप मंडल पे ओजोन परत पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। क्या करती है? पराबैंगनी जो कीड़े आते हैं, सूर्य से जो हानिकारक कीड़े निकलते हैं दोस्तों, उसकी पृथ्वी से सुरक्षा करते का काम कौन करता है? ओजोन परत करती है। और ओजोन परत पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर होती है? 20 किमी की ऊंचाई पर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि झूम की खेती मुख्यतः होती है। झूम की खेती कहाँ पे होती है? उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में, वर्षा वनों में, मरुस्थलों में या ठंडी जगहों पे। तो झूम की खेती जो होती है दोस्तों कहाँ पे होती है? उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में झूम की खेती होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक ही फसल को बार बार उगाने और बहुत अधिक रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी हो जाती है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके यूपी टेट एग्जाम के दृष्टि से। कह रहा है कि एक ही फसल को बार बार उगाने और बहुत अधिक रसायनों का प्रयोग या उपयोग करने से मिट्टी कैसी हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है, बंजर हो जाती है, एक विशेष प्रकार की फसल के लिए उपयोगी या सिंचाई के लिए उपयुक्त। दोस्तों आपको बता दें कि अगर एक ही खेत में बार बार हम एक ही तरह के फसल उगाते हैं और ढेर सारा रसायन का उपयोग करते हैं तो उससे क्या हो जाएगी? मिट्टी आपकी बंजर हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो एकदम समाप्त हो जाएगी और उसमें कोई फसल उगेगी नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि पर्णहरित निम्नलिखित में से कौन सा धातु, पर्णहरित में निम्नलिखित में से कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीज, जिंक, लोहा या मैग्नीशियम। तो पर्णहरित में क्या पाया जाता है दोस्तों? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्षरण होना क्या कहलाता है? दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा होने का जो मुख्य कारण होता है क्या होता है दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड होता है। यही सल्फर डाइऑक्साइड जब वर्षा के पानी में घुल जाता है तो वर्षा का पानी कैसा हो जाता है? वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है और वो जहाँ पे गिरता है दोस्तों उससे भारी नुकसान होता है। भारी नुकसान होने का मतलब होता है जो पत्थरों के रंग होते हैं वो उड़ जाते हैं, उनका कलर जो होता है फीका पड़ जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।